नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे कल्पतरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको पता है कि हमारा पार्ट 1 में हमने स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि बताई थी। आज हम इसके पार्ट 2 में गुण संधि बताने जा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले जो पहचान है, यहाँ पर आकर जो पाठक हैं बड़े कंफ्यूज होते हैं कि गुण संधि बनती किस चीज की है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि अध्यंग गुण, इसमें अध्यंग का मतलब होता है अ से परे ए ओंग है। ए ओंग से तात्पर्य सिर्फ ए और ओ से हैं, इन दोनों की गुण संधि होती है। अब ये जब आगे जाएंगे तो और इसको हम और क्लियर करते चलेंगे। तो हम सबसे पहले इसको सरल रूप में अगर देखें, यदि अ या आ से परे पर यानी बाद में ई हो तो अ और ई के स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद में उ हो तो अ और उ, चाहे आ हो चाहे अ हो, दोनों की एक ही बात है। अ उ के दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि अ के बाद में भी हो तो उन दोनों के अ और रि के स्थान पर अर आदेश प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जरूर ध्यान रखें, जो अर है र पर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब जो र है हलंत है, आधा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना। अब हम एग्जाम्पल वाइज चलते हैं कि हमारा जो पहला शब्द है योगेश्वर है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम ये नहीं पहचान पाते कि इसमें गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसकी पहचान के लिए हमने कहा था कि अध्ययन गुण, इसमें ए और ओ अगर हो तो उसमें गुण संधि होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जहां जरा ये ए है, इसलिए हम इसको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कि यह गुण संधि है। तो अब ए किसके स्थान पर हुआ था, तो ई के स्थान पर ए हुआ था। तो हम इसको इसी प्रकार से विच्छेद करते जाएंगे। तो योग धन ईश्वर। अब यहां पर चूंकि हमारे यहां पर स्वर संधि है, तो जो संधि के दोनों भाग हैं, दोनों भागों में स्वर होना चाहिए। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आप कहेंगे कि यहां तो स्वर कोई है ही नहीं, लेकिन यहां पर स्वर है, क्योंकि कोई भी अक्षर व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूर्ण रूप से लिखा नहीं जाता। अगर उसमें स्वर नहीं है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। अगर मान लो इसमें, अब इसका विच्छेद करके देख लेते हैं, तो यो हम इसको ऐसे लिख दिया तो ग। अब ग में कौन सा स्वर है, यहां पर अ है। लेकिन जब इस ग में से अ स्वर निकल गया तो ग क्या हो गया, हलंत हो गया। अगर मान लो इन दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर वापस पूरा बन जाएगा। तो आप ये जान ले कि इसमें अ है। अगर कोई मात्रा लगी है तो फिर मात्रा वाला स्वर है, लेकिन यहां पर कोई मात्रा नहीं, इसलिए क्या है, अ है। तो ये आपको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। तो हमारा जो यहां पर जो पहली शब्द है, किस ग के बाद में हमारा अ भी आ रहा है, इसलिए हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यो ग फलन, कौन सा शब्द निकला यहां पर, अ। और अ से बाद में क्या है, यहां पर ई है, ई। तो अब ये दोनों हैं। अब इसका बाकी साम ऐसे कैसे लिख देंगे, सवाल। अब ये जो हम कह रहे हैं कि इस अ और ई के साथ, यदि इस अ के बाद में, यदि इस अ के बाद में ई आ जाए तो इस अ और ई दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, ये आदेश होगा। यहां ये जरूर ध्यान रखना है कि ए भी दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ एकार होता है, ये वाले आदेश प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का संदेह आपको बिल्कुल नहीं रखना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए आदेश प्राप्त होगा। अगर ये आदेश हम ला देंगे तो फिर वहां पर हमारी गुण संधि नहीं होगी, वहां पर दूसरा रूप बदल जाएगा। इसलिए अभी इसकी हम उसकी चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल यानी लघु ऋस्व एकार का हमें प्रयोग करना है। तो अब इन दोनों के स्थान पे जाओ, इन दोनों के स्थान पर
एक आदेश आ गया तो अब इनको मिला देते हैं। तो योग को ऐसे कैसे लिख देंगे योग। अब मान लीजिए जय में ए मिला तो क्या हो गया योगे, और इधर का बाकी भाग बचा हुआ भाग है योगेश्वर। तो बड़ा आसानी से ये हम इसको कर सकते हैं कि ये योगेश्वर हो गया है। इसी प्रकार से हम अब दूसरा जो पार्ट है उसको भी हम साथ के साथ करते चलते हैं कि आपको यहाँ पर यथेष्ट है। आपको मैंने कहा था कि आ से परे ई हो, लेकिन आ से परे भी ई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ सब हमारे पास दिया था। अब इसको अगर हम करें यथा धन इष्ट, अब यहाँ पे देखना क्या है कि जिस तरह से अ के बाद में ई थी, ऐसे यहाँ अंत में क्या है आ है। आ के बाद ई है तो भी आदेश वही प्राप्त होगा, क्योंकि अ और आ दोनों ही सवर्ण हैं, इसलिए यहाँ नियम में कोई बदलाव नहीं आता। तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं। इसमें ये और थ में से थ को हलंत कर दिया। थ में कौन सा स्वर था आ, तो हमने उसको यहाँ आगे लिख दिया आ, और आ से परे क्या है इधर ई है, और ई का जो बचा और इष्ट का जो बचा हुआ आगे इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब आ यदि आ के बाद में आ से प्रे बाद का मतलब प्रे, आ से प्रे ई हो तो आ और ई के स्थान पे क्या आदेश प्राप्त होता है ए आदेश प्राप्त होता है। अब अगर इसको मिला करके लिखते हैं तो क्या होता है यथेष्ट बन जाता है। और इसी प्रकार से आप सभी शब्दों को जो आकार जो शब्द है उनका इसी प्रकार से प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब एक आदेश हमारा अ से परे ई हो तो ए हो जाता है, ये पूरा हो चुका है। अगर अ से परे उ हो तो ओ हो जाता है। अब इस पर हम चलते हैं तो यहां पर ऐसे ही है प्राप्त धन उदक। आपको उदक का अर्थ पता होना चाहिए, जल होता है तो प्राप्त उदक है। अब यहां भी इसी प्रकार से करें, जो अंतिम अक्षर तकार है, तकार में कौन सा स्वर है अकारांत है अ है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं का त, और त भी इधर लिख दिया हमने हलंत लगा दिया, तो त में से कौन सा स्वर निकल गया अ निकल गया। तो अ से परे क्या है उ, तो इसको भी हमने यहाँ उ लिख दिया और बचा हुआ हिस्सा त। अब ये हमारी बात यही थी कि यदि अ से परे उ हो, अ के बाद में उ हो तो अ और उ दोनों के स्थान पर यहां क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। औ वाला आदेश प्राप्त नहीं होगा। आप इस आदेश को प्राप्त नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ओ आदेश ही प्राप्त करना है, ओ आदेश ही वहां पर लगाना है। अगर इन दोनों के स्थान पे हम अगर ये मिला करके लिखते हैं ओ आदेश कर देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है तभी ओ मिल जाएगा तो प्राप्तोदक। तो बहुत आसानी से आप इसको भी प्राप्तोदक आप लिख सकते हैं। तो अ और उ से अ और उ दोनों मिलकर ओ बनते हैं, जैसा कि आपने प्राप्तोदक में देखा है। इसी प्रकार से हम आ का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अ या आ से परे, तो अ से परे उ था तो ओ हुआ था, आ से परे उ होगा तो भी ओ ही होगा। इसका भी एक एग्जांपल हमारे पास है, यह है करुणा। करुणा धन उत्पादक। तो आप यहां देख रहे हैं करुणा, करुणा के नकार में आ है, तो इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो वर्ण विभाजन करेंगे तो करुण आ, हलंत लग गया क्योंकि इसका जो आ है इसमें से निकल गया, इसलिए हलंत हो गया है। अगर ये इसमें मिला देंगे तो भाई पूरा बन जाएगा, ऋणा बन जाएगा, इसलिए आ, और क्योंकि आ के बाद में उ भी है, यहाँ ये भी कंडीशन है, और शेष भाग इसका हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो आपको देखो इस आ से परे उ अ
हो या आ से पहले दोनों से उ हो तो भी ओ आदेश होता है। तो यहाँ पर हमें इसका ओ आदेश प्राप्त हो गया। अगर इन तीनों को और इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, करणोत्पादक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब करणोत्पादक के बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, पितृ अनुमति और मातृइच्छा, जिसका संधिच्छेद होता है पितृ धन अनुमति और मातृ धन इच्छा। लेकिन ये दोनों ही उदाहरण है जो गुण संधि के नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर बड़ा संदेह होता है। मैं इसी तरीके से जो आदेश हमारे पास होता है अ के बाद अगर री हो तो अर आदेश होता है। इसी तरह से इनका मिलता जुलता आदेश इन दोनों शब्दों में भी होता है। ये मैं आगामी वीडियो में आपको ज्यादा स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी आपके जानकारी के तौर पर मैं यहाँ रख रहा हूं ताकि आगामी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले जो री के स्थान पर जो अ से पहले अगर री हो तो उन दोनों के स्थान पर आदेश होते हैं। इसका एक हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है देव, देवर्षि। अगर हम इसको देखते हैं तो देव धन ऋषि। तो यहाँ पे देखिए जो देव का वकार है, वकार में अ है, तो इसको भी अगर हम विच्छेद करते हैं तो देव व का हलंत हो जाए। इसमें से जो स्वर है स्वर वहां निकाला, इससे अ से परे क्या है, यहाँ पर री है, री, और शेष जो शब्द है वो सी है। तो इन दोनों के स्थान पर हम देखेंगे कि अ और री, क्योंकि अ से परे अगर री हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है, अर आदेश होता है। अब आप इनको मिलाएंगे तो हमारे पास शब्द बन जाता है देव, और ये जो अर आदेश है वह में अ मिल जाता है, और ये रेत रगा रह जाता है। इसको रेत रगा के रूप में जब ये जो सी है इस पे ये मात्रा के रूप में यहाँ लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अर आदेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ऐसे ही ब्रह्म ऋषि है, आप देख सकते हैं ब्रह्म ऋषि, और अगर इसको हम विच्छेद करके और लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रह्म ऋषि। तो यहाँ भी माने अ है, तो इसको भी अगर हम अलग अलग करें तो ग्रह धन धन री, और इन दोनों के स्थान पे भी अ और री के स्थान पर भी आदेश प्राप्त होगा। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास शब्द बन जाता है ब्रह्म ऋषि। यहां पूरा जो शब्द बनेगा ब्रह्म ऋषि। तो आप इस तरीके से आप इस गुण संधि को समझ सकते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो ब्रह्म ऋषि है, तो यहाँ पर ब्रह्म और ऋषि, तो ये अर आदेश हमें जो प्राप्त हुआ है, पर इतना ध्यान जरूर रखना है कि ये हलंत का ध्यान अवश्य रखना है। इस रकार पर हलंत होगा, और जब हलंत होगा तो ये हमेशा रेत रकार की मात्रा के अंतर्गत आता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो साथियों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।